आग से बचाए। हाय, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। एक्शन पैक्ड आधे घंटे की कर लीजिए तैयार। इस शो में हमारे साथ होंगे कुछ बेहतरीन 10 के दमदार ट्रेड्स देने के लिए इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा और निर्मल बंग के विकास सालुंखे। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव साहब। और आगे एक आजकल जो चर्चा में स्टॉक है सिंगर इंडिया, जिसमें खूब तेजी बन रही है, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज साहब से भी होनी है चर्चा। यही नहीं, इसी शो में कल के उठाए गए सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। वो सवाल की प्लेट भी प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा सबके लिए। अब गुरुवार का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बीच आज ग्लोबल क्यूज थोड़े से वीक थे क्योंकि यूएस में 0.5% से 1.25% का कल दबाव आ गया। अच्छी तेजी, अच्छे मोमेंटम के बाद परसों लड़खड़ाए थे और कल दबाव में आ गए। कल जो फेड मिनट्स आए थे, यानी कि पिछली जुलाई बैठक में जब 75 बेसिस पॉइंट का दूसरी बार फेड ने हाइक करा था, उस टाइम पे मीटिंग में मिनट्स क्या थे वो सामने आया, वो ब्यौरा सामने आया। और इस ब्यौरे में क्लियर है कि फेड चाहता है कि वो हमारे टारगेटेड रेट की तरफ इन्फ्लेशन आए और उसके लिए चाहे जो कदम उठाने हो। हालांकि कोई क्लियर कट ट्रेजेक्टरी या पाथ मेंशन नहीं हुआ उस मिनट्स में कि आगे कैसा होगा, लेकिन बाजार क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ था तो सितंबर मीट के लिए 50 बेसिस पॉइंट, 2.75 के बाद मान के चल रहा था 50 बेसिस पॉइंट, पर अब कंफ्यूजन हो गया है। फेड एग्रेसिव रहेगा, स्टैंस एग्रेसिव रहेगा तो कहीं एक और 75 का तड़का तो नहीं आने वाला, ये कंफ्यूजन आ गया। और इसीलिए कल वीकनेस के साथ यूएस में कामकाज हुआ। क्यूज गड़बड़ थे तो हमने भी कुछ शुरुआत करी, कुछ वीकनेस ग्रिप हुई, लेकिन हमारे सेशन की हाईलाइट ये है कि लोज से फिर बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजारों में। निफ्टी इस समय फ्लैट है, इंट्राडे रिकवरी वाला भी दिखाइएगा, दिन के लोज से जो रिकवरी हुई है वो दिखाइएगा। 60 वाला निफ्टी 40, ऑलमोस्ट 70-75 अंक, ये देखिए रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसे ही निफ्टी बैंक दिखाइएगा, इस समय 1/3% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। तो शुरुआत लड़खड़ाती यहां पे हुई, 300 पॉइंट अब हम इंट्राडे रिकवरी के साथ बढ़िया कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक 1/3%, निफ्टी ऑलमोस्ट इन ग्रीन में आने की कगार पे खड़ा हुआ है। ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है एडवांसेस के फेवर में। 2/3 शेयर जितने अब तक ट्रेड हुए इन ग्रीन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो देखिए ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे, ये है असल बैरोमीटर मार्केट की ब्रेथ, जो दिखा रही है ब्रॉडर मार्केट्स में भी लाजली हरियाली फैली हुई है। वीरू बढ़िया है सेशन, रेजिलियंस एकदम क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल। क्या करना है अब? आशीष, देखिए बैंक निफ्टी अगर आपने लॉन्ग किया है तो लॉन्ग करिए। और देखिए आज की रणनीति का सुबह भी क्रिटिकल पार्ट था, और वो जो कि मैंने निफ्टी की स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट जानबूझ के लिखवाया था कि मीनवाइल यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, प्लीज कीप ए आई ऑन निफ्टी बैंक एंड द थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑफ 39500, 39,500 पर नजर रखिएगा। और निफ्टी के लिए पॉइंट था, आशीष सुबह से डिस्कस कर रहे थे, अब 60 पॉइंट, 8, 9, 10 और 850, ये 60 पॉइंट थ्रस्ट जनरेट करेंगे। और अब बैंक निफ्टी पर जिस क्लस्टर पर आपको नजर रखनी है, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो वो है करीब करीब 39,670 और 810, 670 और 810 के क्लस्टर पर नजर रखिए, वहां तक का शायद आपको स्विंग मिल जाए। और आशीष, निफ्टी पर अगर आपने लॉन्ग किया है सुबह तो एक पॉइंट पे नजर रखिएगा, और वो है 17,967, 967 और 997, ये आपको ऊपर की तरफ इस स्विंग में मिल सकता है आशीष। लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट आज की रणनीति का था बैंक निफ्टी, और अभी तक आशीष उस डेटा के मुताबिक बैंक निफ्टी बिहेव करता हुआ। 2 दिन आपने स्पेंड किए थे एक रेंज में, ये उसी का इंपैक्ट है आशीष। बढ़िया, मार्केट्स नियर लाइफ टाइम हाइज, और टिकर टीम अभी स्टॉक्स चला रही थी जो ऑल टाइम हाइज पे जाने वाले स्टॉक्स इस समय कामकाज करते हुए। बढ़िया मूव्स। गौरव, विकास, आप दोनों ने सवाल देख लिया ना, उसका जवाब ढूंढ के रखिएगा भाई, थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा। लेकिन गौरव, आज के 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से?
गुड मॉर्निंग आशी। पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है एसबीआई लाइफ पे। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो नतीजों के बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एक फॉलो अप बाइंग हमको देखने मिली है। ओवाई एडिशन में अगर आप देखेंगे तो आवली चार्ट्स में प्राइस एक्शन के साथ में आपको वॉल्यूम्स ओवाई एक्शन में देखने मिल रहा है। एक आवली चार्ट्स पे कपर हैंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है, उसका ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो 1360 के स्टॉप टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। 1300 का इसका स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जा चुका है तो आप 1308 का स्टॉप लॉस बीच में रख सकते हैं। दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आवली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है अराउंड 798 800 के आसपास। फिर जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। रिटेस्ट मेरा बेटर पैटर्न लगता है ब्रेकआउट से। तो वो एंगल से लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 840 और 790 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जी हाँ, ये दो स्टॉक्स और अभी कुछ देर पहले हम यूएसएल की बात ही कर रहे थे। याद रखिएगा इट्स फ्यूचर्स। अगर आप स्पॉट को देखें जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं 810 पर 812 पर, इसका लास्ट ड्यू एवरेज 814 पे 100 और 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। तो एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे स्टॉक है। विकास, गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आशीष जी। देखो, मार्केट मुझे अभी भी लगता है कि एक अपर रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। पर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे देखूँ तो मुझे लगता है डाबर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 592 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज इंट्राडे में उसको ब्रेक किया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट इसमें बन रहा है डाबर में, तो ऊपर में 610 का टारगेट आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 582 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। अगर डेली चार्ट पे देखो तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रीजन 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसको लेके जाएंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रेंज देखने मिल सकती है। दूसरा मुझे लगता है आईटी में टेक महिंद्रा में हमने देखा कि कल के पूरे सेशन में एक पॉजिटिव रीजन देखने मिला था और जिस हिसाब से डेली चार्ट पे उस पे एक ब्रेकआउट लेवल देखने मिली थी, वहां से मुझे लगता है कल इसने एक ब्रेकआउट की, क्लोजिंग भी सस्टेन की है और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी उसमें कल देखने मिला है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू करते ऊपर करेगा। ऊपर में 1160 का पहला टारगेट यहाँ पे टेक एम में देखने मिल सकता है। नीचे में 1070 के आसपास का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। आज डे हाई में भी जैसे ओपन हुआ वहां से एक पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिला। तो मुझे लगता है कैरी करेगा कल के लिए भी और आज के लिए भी। तो ऊपर में 1160 का टारगेट देखने मिल सकता है और 1070 का स्टॉप लॉस। ओके, टेक महिंद्रा अगर आप देखें आपका एक बाय कॉल है 1102 पे। ये देखिए बावजूद इसके आईटी आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट इस बात की विकास से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि टेक महिंद्रा की प्लेसमेंट इन आइसोलेशन अगर आप सिर्फ इसको अकेले चार्ट्स पे देखें तो वो बहुत बेहतरीन है, शानदार है। मैं फ्रेश ब्रेकआउट्स ढूंढने के क्रम में था। एक बार विकास देखिए आप कैनफिन होम्स, सुबह कैनरा बैंक, आज शिवांगी शारदा जी की बाय कॉल थी, इट्स डूइंग वेल। कैनफिन होम्स में एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे कल ब्रेकआउट हुआ था, और नहीं इनफैक्ट 16 तारीख को, फिर उसको एक्सीड किया इसने कल और आज 625.20 पे। इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट है। आपको लग रहा है पोटेंशियल इसके 690 और 700 के बन रहे हैं जिस प्रकार का फ्लैग है? मतलब एक स्ट्रॉन्ग राइज था 27 जून को, करीब 450 पे था, फिर आया करीब 611 पे, फ्लैग बना और फ्लैग का ब्रेकआउट। कैसे चेज करेंगे या फिर आपका आउटलुक इस पर? जी, इसने 2 दिन पहले ही ये ब्रेकआउट कर चुका था, उसके ऊपर वो सस्टेन भी हो रहा है। नॉर्मली 3 दिन अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है काउंटर। ऊपर में पहला 670-75 के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का भी अगर लो मेंटेन करो तो भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कर रहा है कि 598 के स्टॉप लॉस से इसको में अगर बने रहोगे तो ऊपर में 675 680 के टारगेट जो ऊपर की रेंज ओपन देखने मिल रही है तो आ सकती है। तो ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट भी देखो तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो टॉप था उसका भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे इस चार्ट में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। ये ब्रेकआउट आपको कंसिडर करना चाहिए। कैनफिन होम्स एट ट्रेडिंग एट डे हाई, शानदार मूव यहाँ पे। और बैंक निफ्टी, हमने जिस पिवट पॉइंट की बात की थी अभी कुछ देर पहले, 39,500 के बाद 39,670 ऑलरेडी अगर आप देखें 39,620 आपकी स्क्रीन पे हो गया, अच्छा मूव देता हुआ। एक बार जुबिलेंट फूड्स लेके आइएगा। आज का पहला ट्रेड हमने मानस के सौजन्य से पिक किया था, इट्स डूइंग वेल एट डे हाई, अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर ये भी। और आप देखें ना बैंक निफ्टी के लिए कैसे कैसे चीज़ें अच्छी हो रही हैं।
एक बार आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और सुबह से एसबीआई पहले ही हॉट था, अब 884 पे अगेन आईसीआईसीआई बैंक फ्लोटिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई, अपने नए अगर आप देखें हाइस पर ट्रेड करता हुआ। गौरव, आपका ठीक इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक वर्टिकल रैली हमको देखने मिल रही है। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर मैं इसके आवली चार्ट्स पे जाऊँ और किसी को एक स्मॉल स्विंग ट्रेड सॉर्ट ऑफ प्ले करना है, तो अगर ये जो है अगर 888 के अगर सस्टेन कर लेता है लेवल्स, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो लक्ष्य होगा वो होगा 915 से 920, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 875 के होंगे। तो फिलहाल आवली चार्ट्स पर अगर देखें तो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक 2% के अपसाइड के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेजर अपसाइड में यहाँ से कहूँ थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा इसमें वेट करूंगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अजय जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अजय सर, गजब मूव आ रही है। बियर्स का कुछ लफड़ा हो गया है निफ्टी के साथ, क्या आजकल बन नहीं रही है कुछ? देखिए, ये 5 साल की बात है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो शॉर्ट्स को मार्केट के अंदर में, या बेरिश को जो शॉर्ट सेल करते हैं, उनका सबका प्रॉब्लम रहा है मार्केट में। बिकॉज सिंपल फैक्ट ये है कि आज की तारीख में भी बायर्स की लिक्विडिटी ज्यादा है, सेलर्स की कम है। और देयरफॉर आप यूएस में भी देखेंगे क्या हो रहा है। शॉर्ट सेलर्स को क्या हुआ था लास्ट 1 साल के पीछे, 2 महीने को अगर छोड़ दें, थोड़ा सा गैप 2 महीने का छोड़ दें, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग हैज नॉट बीन अ गुड आइडिया काफी, अब 2-5 साल से हो गया है। और लिक्विडिटी तो चलती जा रही है लगातार। बिकॉज अब ये देखिए, आज भी निवेशक तो बाजार में पैसा, आपके पास 10 सवाल शायद ये आते होंगे कि कहां इन्वेस्ट करें, शायद एक आता होगा कहां बेचें। तो इसका जवाब क्या? अच्छा, कल सुबह हम लोग अजय सर चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल पुल बैक, और उसमें अब इसका कोई मायने है नहीं है, लेकिन लोग उस कन्विक्शन के लिहाज से जानना चाहते हैं कि कोई ये बियर मार्केट ही चल रहा है, एक पावरफुल पुल बैक रैली है, या ये सब हम डिनायल मोड पे हैं, ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और हम नई चाल पकड़ ली है। इस पुल बैक के 15,200 से ऑलमोस्ट 18,000 की जर्नी को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, हम तो बड़ा सिंपल देख रहे हैं कि ये पूरी जर्नी जो है, एफआई सेलिंग से गिरना शुरू हुआ मार्केट, और एफआई बाइंग पे वापस बाजार आ गई। तो बड़ा सिंपल बात है कि फंडामेंटल तो रहे, चेंज हुए, इन्फ्लेशन आया, ये भी आया, उसके कारण काफी लोग पैसा भी ले गए। बट द थिंग इज कि अब जो सिचुएशन है कि लिक्विडिटी वाइज, फंडामेंटल एक मिनट छोड़ दें, लिक्विडिटी वाइज मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपने देखा इस महीने के अंदर में करीब करीब 46,000 करोड़ की डील भी हुई है। और ये भी इन्वेस्टर देखना चाहिए कि कुछ फंड अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। आप देखिए केकेआर ने अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, नया फंड आया, वो 5 साल का साइकिल शुरू करेगा। बट ये भी देखिए कि लगातार जितने बड़े पी फंड हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि अगर आप इस रन में आपके वीक कैंडिडेट जिसकी स्ट्रेंथ कम थी बट बढ़ चुके हैं, उनका प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं, तो अपने आई थिंक पोर्टफोलियो के साथ में अब जास्ती कर रहे हैं। दूसरा बात है, इस यूफोरिया पे अब खरीदना, जैसे आप लोग कहते हैं फोमो इफेक्ट है। आप अब लिक्विडिटी आप चेस कर रहे हैं मार्केट को चेस करने में कभी रिटर्न नहीं आई है। आप वो चार्ट हमेशा देखते रहते हैं कि 30% बढ़ा, 40% बढ़ा, बट वो क्यों बढ़ता है? बिकॉज आपने लोज पे शेयर लिए हुए। इस बाजार में जो शेयर ले रहा है उसके लिए बहुत बड़ी कंपल्शन होनी चाहिए। क्यों इस मार्केट पे इस प्राइस पे ले रहा है? बिकॉज मार्केट बहुत रीरेट हो गई है फंडामेंटल की। 40 to 50% इंक्रीज प्राइस हुआ है कई शेयरों का मार्केट के अंदर में। इंडियन मार्केट की पीएफ 50 के ऊपर, तो आई थिंक 50 के 200-300 स्टॉक ऐसे हो गए हैं जिनकी अब पी 50 और 70 के बीच में चल रही है। तो इस माहौल में अगर आप जाके खरीदते हैं तो उसका आप एक समझ लीजिए कि आप अब पी एक्सपेंशन या लिक्विडिटी पे खरीद रहे हैं, फंडामेंटल पे नहीं खरीद रहे हैं। और ये बाइंग बहुत तकलीफ देती है एंड में। एक आध सेक्टर छोड़ दीजिए, जैसे पावर सेक्टर है, सरकार उसमें बहुत जबरदस्त रेगुलेशन चेंज ला रही है जिससे पूरी डायनेमिक्स इंडस्ट्री की चेंज हो जाएगी। उसको एक मिनट छोड़ दें, अगर आपको पावर सेक्टर को छोड़ दें या होटल्स को छोड़ दें, जहां पे रेट की जो सिचुएशन है होटल्स की वो अनबिलीवेबल है, कभी शायद हिस्ट्री में नहीं देखी होंगी उन्होंने ऐसी रेट ऑक्यूपेंसी। ये 2 सेक्टर छोड़ दें, बाकी सारे सेक्टर के अंदर में तो जो पी चल रही है उसमें आप इस समय निवेश करके आपका अच्छा रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। चाहे बुल मार्केट रैली हो, बेयर मार्केट रैली हो, हमें लेना जब ही है जब मार्केट में हमको दाम ठीक मिले।
अजय जी, दो स्पेस आपने जब लास्ट रिकमेंड किए थे और मेरी डायरी में मेंशन भी हैं, एक था डिफेंस, उसमें तो गजब पैसा बना, BEL एट ऑल टाइम हाई, HAL, मतलब मैंने किसी सरकारी कंपनी को मतलब इतनी बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग आई थिंक टेन्योर ऑफ आई थिंक 1 ईयर कम ही देखा होगा। अब यहाँ क्या करना चाहिए एक सेंसिबल इन्वेस्टर्स को जिसने पैसे बना लिए? दूसरी बात है, मैं जब लास्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन कर रहा था तो मेटल्स का हमारा एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था सर, और जब बीच में मेटल इंडेक्स 4500 तक रिट्रेस हुआ था, मैं सोच रहा था कि पूछूं आपसे कि क्या आपका कन्विक्शन हिल गया, बट सडनली मेटल्स ने इस बार रिपोर्टेड अर्निंग्स के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। तो ऐसे में अब आप मेटल्स में क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मेटल में हमारी पोजीशन बरकरार है, हमारा व्यू भी बरकरार बिल्कुल, बल्कि शॉर्ट्स पे जब वो गिरा था तो हमने और भी ऐड किया पोजीशन, और दो चीजों के लिए ऐड किया पोजीशन कि अगर आप समझते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी अगर 7-8% पे ग्रो करना चाहेगी तो कोई चारा नहीं है, मेटल कंजम्पशन बढ़ेगी। और उसके अंदर में रुपी डॉलर जो 79 पे आ चुका है, जो लास्ट मेजर था 74 का, अब है 79 का। तो आप ये देखिए कि वो 5 रुपए का इंटरनेशनल बेंचमार्किंग बेनिफिट तो कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। और कंट्री ग्रो नहीं करेगी 8% पे अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर नहीं लगाया, तो ये इकोनॉमी चले कैसे? ये इतना कोर है। और सबसे बढ़िया बात, जिसके पास ये एसेट आ चुके हैं, माइनिंग एसेट आ चुके हैं, जिसके पास प्लांट है, वो ही बेच सकता है। ये प्लांट 5 से 7 साल लगते हैं नए प्लांट आने में, कैपेसिटी बढ़ने में। स्टील में थोड़ा छोटा साइकिल होगा, बट कमोडिटी में साइकिल बहुत बड़ा है। तो अभी तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि अभी तो 2 साल हुए हैं कमोडिटी के जो हमको अच्छी रिटर्न आई है, और सारी कंपनी डीलेवरेज है, बहुत बेहतरीन डिविडेंड दे रही है। अभी इसका हमारे हिसाब से 5 से 7 साल तक का साइकिल इन्वेस्टर्स के लिए है कि एवरी करेक्शन पे आप रखिए इसको, और डिविडेंड का भी आप आनंद लीजिए। बिकॉज जैसा आप देखेंगे, वेदांता नंबर 1 मेटल कंपनी है। आप देखिए पिछले 3 साल में कितना डिविडेंड आया है उस कंपनी में, कि शायद आपका शेयर प्राइस 0 ही हो चुका होगा अब तक बाय एंड लार्ज। तो हमारे हिसाब से मेटल स्टोरी कंटिन्यू करिए, रुपी डॉलर की जो पैरिटी है उस हिसाब से ये कंपनी अच्छा करेंगी। इसमें कोई कंपटीशन, स्टील के अलावा बाकी सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत टाइम लगेगा आने के लिए। और हमने ये, ठीक है, वो सरकार कभी कभी आके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे लगा सकती है आपके, वो जैसे स्टील इंडस्ट्री में हुआ है, करेक्शन आ सकता है, बट लॉन्गर टर्म के अंदर में कोई चारा नहीं है। ये कंपनियां बहुत पैसा कमाएंगी, क्योंकि तो इंडिया अगर 7-8% ग्रो करेगी तो इस कंपनी के पास में डिमांड की कोई कमी नहीं होगी। और मोनोपोली है, अब माइनिंग राइट ऐसे ले नहीं सकते हैं। जैसा आप एक फैक्ट्री लगा लें टूथपेस्ट का, तो इसमें बने रहिए, थमे रहिए, इसमें कोई, मतलब हमारे हिसाब से ये अभी रिटर्न अभी बहुत देंगी ये अगले 5 साल में। तो मेटल्स में अजय जी का कन्विक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और वाकई आई मीन मेटल्स ने जो वो 4500 से आज 5936, आई मीन 1500 पॉइंट का पुल बैक दिया, वाकई विश्वास करना है अगर आप देखें इस पुल बैक में बहुत बड़ी बात है। अच्छा अजय जी, एक बताइए कि इस वक्त बैंक्स में क्या कर रहे हैं आप? इस बार की अर्निंग्स में बैंक्स में ठीक ठाक रही, और अभी बहुत सारे स्टॉक्स विद इन द बैंकिंग बास्केट अपने ऑल टाइम हाई से एक सब्सटेंशियल डिफरेंशियल पे ट्रेड कर रहे हैं। इस बार बाजार सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, SBI फ्लोटिंग एट ऑल टाइम हाई, कैनरा बैंक, BOB में फिर थ्रस्ट जनरेट होते हुए। आपकी बैंकिंग में चॉइस क्या है इस वक्त सर? देखिए, आप शायद सरप्राइज होंगे कि आज की तारीख में हमने अपना बैंकिंग का स्टॉक पोर्टफोलियो 0 कर दिया। बिल्कुल एक शेयर है शायद हमारे बैंक पोर्टफोलियो में, और ना ही रिकमेंडेशन में है कि हमने 0 कर दिया है। एंड उसका एक रीजन है कि हमें अगर बैंकिंग सेक्टर जो रिटर्न देगा, हमें लगता है कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो बाकी सारे सेक्टर, हम ये नहीं कह रहे बैंकिंग खराब है, हम ये कह रहे हैं कि बाकी सारे सेक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो शायद ज्यादा रिटर्न देंगे, कम रिस्क के साथ में रिटर्न देंगे। और देयरफॉर हमने तो अपना बैंकिंग पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 0 करके एलोकेशन हटा दिया वहां से, बिकॉज परफॉर्मेंस भी रहेगी तो रेस्ट सेगमेंट से आपकी ये नीचे रहेगी। तो रही बात परफॉर्मेंस की बैंक की, आप देखेंगे ऑपरेटिंग लेवल पे सारी बैंक अब स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज डिमांड कितनी है। अब सब बैंकें रिटेल लोन की तरफ चल पड़ी हैं, सब ने 30-30% रिटेल ग्रोथ किया है। जब 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 हमने दुनिया में देखा इन्फ्लेशन बढ़ता है, EMI बढ़ती हैं, 6 से महीने से 2 साल के लैग के अंदर में पर्सनल लोन्स की डिफॉल्ट बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज पहले 6 महीने तो आपने उस समय अगर फ्रॉग जब गर्म पानी में होता है तो कम लगता है, उसको निकलता नहीं है, जब तक पानी खोलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसी हिसाब से रिटेल जो अपना बोरोवर है, रिटेल बोरोवर, जब इन्फ्लेशन उसको बाइट करता है, उसकी नॉर्मल कंजम्पशन बढ़ती है और EMI भी बढ़ती है साथ में, और EMI कस के बढ़ती है साथ में। तो उसके बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो हमने इसलिए अपना उसको बैंकिंग का नेगेटिव कर दिया, स्टैंड 0 कर दिया, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, 0 कर दिया है
कि उसकी डिमांड इतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हर बैंक कहती है हम 20% ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी 6%। मुझे समझ नहीं आता हर बैंक 20% कैसे ग्रो कर सकती है। दूसरा, पर्सनल लोन हाईली रिस्की सेगमेंट है, वहां के अंदर में आपको बैंक जो भी जा रही हैं वो क्या रिस्क लेके जाएंगी वो पता नहीं। पीएसयू बैंक खासकर, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनल लोन्स का, कोई रिकवरी का एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई माने नहीं रखता कि वो इस इंडस्ट्री में आए। अब वो भी चल पड़ी है इसके इंडस्ट्री के अंदर में आप लोन देने के लिए। लोन देना बड़ा आसान है इस मार्केट में, आप जानते हैं। आपने अमेजोन दबाया, वो कहता है कि आप लोन ले लीजिए मेरे से, उसको वापस करना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो है कि डिमांड ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर में, और जो रुझाव है उनका पूरा रिटेल की तरफ से, जो इन्फ्लेशन पे 3 फैक्टर हैं जिसके कारण हमने ये कॉल लिया है कि बैंकिंग में अब जीरो कर देंगे, बाकी सेक्टर्स में एलोकेट करेंगे फंड्स को। अजय सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया व्यू। देखिए, आमतौर पे हर्ड मेंटालिटी सब बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात करते थे। अजय सर ने आपको क्या बढ़िया तरीके से चाक्षु खोल दिया दिमाग के कि अगर ये इतना से ग्रो करेंगे तो जिनको लेंड करने वाले होंगे वो पॉकेट्स कितनी बढ़िया परफॉर्म करेंगी। और रखिए रडार पे भाई कोई पावर स्पेस, कोई होटल्स की, ये वीरू आपको हर वीकेंड का स्कैन दे ही देते हैं कि इतने रेट वाला होटल इस बार इतने रेट पे मिल रहा है। गजब के रेट, और उन बढ़े हुए रेट्स पे भी तगड़ी डिमांड, बढ़िया ऑक्यूपेंसी एंजॉय कर रहे हैं। रखिए इस तरह की स्पेसेस को रडार पे। चलिए, आज के कॉर्पोरेट स्कैन की बारी, और आज रडार पे है सिंगर इंडिया और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज सर। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजीव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गजब फोकस में आज इस हफ्ते आपका स्टॉक सर, आज का भी दिखाइएगा स्क्रीन पर, हफ्ते भर का भी चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। राजीव सर, फोकस में आया जब वो एक्सक्लूसिव आवाज ने जो मेंशन करी थी वो शाम को कंफर्म हुआ कि एक लार्ज ट्रेड हुआ। उस लार्ज ट्रेड में रिटेल होल्डिंग्स बीवी ने 1.2 करोड़ शेयर्स बेचे। ये रिटेल होल्डिंग्स यानी कि सिंगर इंडिया के प्रमोटर्स 57% स्टेक रखते थे, 3 करोड़ के शेयर्स 1.25 करोड़ बेच दिए। क्यों प्रमोटर्स ने बेचे, और अब इस लार्ज ट्रांजैक्शन के बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग राजीव सर कहां खड़ी हुई है, पहले तो ये बताएं। 36% अप्रोक्सीमेट। और इस तरह की ऑफलोडिंग की जरूरत क्या थी? जरूरत थी बिकॉज दिस ओनर्स ऑफ रिटेल होल्डिंग इंडिया बीवी केम ऑन द बोर्ड अबाउट 6 months बैक। वो 31 दिसंबर 2021 पे तक तो हम सिंगर एशिया के पार्ट थे। ये लोग जो नए ऑनर्स हैं, इनका एक विचार है कि दे वांटेड टू हैव सम लोकल इन्वेस्टर्स आल्सो अलोंग विद देम, एंड उनका जो प्लान्स हैं सिंगर इंडिया के बारे में बहुत बड़े प्लान्स हैं। दे वांट टू डू समथिंग न्यू, नॉट लाइक दैट कि सिंगर इंडिया जो अभी तक रन कर रहा है इन ए वेरी कंजर्वेटिव वे, उसको थोड़ा सा दे वांट टू पुश सिंगर इंडिया टू मोर ग्रोथ, हायर ग्रोथ। और उनका विचार था कि लोकल अगर पार्टनर्स भी अगर उनके साथ आ जाएंगे तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, तो मिलके काम करेंगे और प्लान चेकआउट करेंगे। 57 वाला 36-37% पे पहुंच गई। कोई ऐसा कंफर्मेशन कि अब इसके बाद फर्दर स्टेक सेल नहीं होगा इस करंट प्रमोटर से? दूसरा राजीव सर, जिन्होंने लिया उसमें रारे एंटरप्राइजेस का नाम आया। राइट। रारे एंटरप्राइजेस की आई एम श्योर इस तरह का चंक लेने से पहले क्या आप लोगों से कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई थी क्या इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले? नहीं, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे क्या ये है कि हमारे जो हमारे फाइनेंशियल्स को ड्यू डिलिजेंस किया गया, तो वो एक प्रोफेशनल फर्म ने किया और उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया। और मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन है सिंगर इंडिया के लिए, क्योंकि एक नई सोच सिंगर इंडिया में आएगी और मैनेजमेंट में, बिकॉज जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, दे आई बिलीव दे विल आल्सो participate in Singer India management and on the board level जाने वाली है क्या? They will be active partners. ये तो ये नए जो इन्वेस्टर्स आए हैं राजीव सर, इनमें से कुछ लोगों को बोर्ड सीट भी जाने वाली हैं क्या? Yes, अभी तक मैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन it's on the pipeline. Yes. ठीक है, तो ये तो हो गया लार्ज ट्रांजैक्शन। राजीव सर, वीरू, आपको याद सिंगर इंडिया से आपको याद आता है? मुझे आज भी याद आता है, मेरे घर पे वो सिलाई मशीन, वो ब्लैक कलर की गोल्डन से लिखा हुआ सिंगर इंडिया, और एक और इमेज मेरे जहन में, वो सिंगर इंडिया की एक बोतल आती थी व्हाइट और रेड ढक्कन वाली ऑयल की। मेरी 2 इमेजेस हमेशा घूमती है जब मैं सिंगर इंडिया की बात करता हूं। और आज ये कंपनी का जब मैं वेबसाइट पे गया तो बड़ा बदला हुआ। वो ये देखिए कई सारे प्रोडक्ट्स इन सब बिजनेसेस पे उतरते हुए। राजीव सर, पहले तो
ये जो बिजनेस हम सबको याद है ओवर द इयर्स, जो सिंगर की मशीन, वो बिजनेस अभी भी कितना रेलेवेंट है? कुल रेवेन्यूज का कितना पार्ट अभी भी वो रखता है? वो देखिए, वो अभी भी कोर बिजनेस है इंडिया में। एटलीस्ट हमारा जो टर्नओवर स्विंग मशीन से 68% आता है। वी आर ऑलमोस्ट 500 करोड़ कंपनी। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंगर वर्ल्ड वाइड कंपनी है, और अगर अमेरिका को देखेंगे तो स्विंग मशीन वहां भी बिकती है, लेकिन वहां मशीन जो है वो इट्स नॉट लाइक ए ग्रैंड मदर मशीन विच वी यू हैव बीन मेंशनिंग अबाउट सिंगर इन इंडिया। इट्स एडवांस, मच एडवांस मशीन। जो डिजिटल मशीन्स भी हैं, इनफैक्ट दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस मशीन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हमारी ये धारणा है कि जब हमारे भी डेवलप्ड कंट्री बनेगी, जैसे मोदी जी ने बोला 25 साल के बाद हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, तो हमारी भी जो दिशा रहेगी इस स्विंग मशीन पे बढ़ाने की, कि हम भी एडवांस मशीन बेचेंगे। ऑलरेडी हम बेच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेचते हैं, जिग-जैग ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें स्टिचेस इनबिल्ट होते हैं। तो वो जो आप मशीन पर बात कर रहे हैं उससे हट के है, वो थोड़ी सी बेटर है, एडवांस्ड है। वी कैन कॉल इट ए उस मिडल टाइम की एंड। मेमोरीज थी राजीव सर, अब तो बदल गया। मैं देख रहा था उसमें काफी कमर्शियल के लिए भी, वो तो मेमोरीज जो थी वो मशीन की घर पे हुआ करती थी, सबके घरों पे हुआ करती थी। अभी भी बड़ी मार्केट है उसके लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे आपको ये मतलब कि देखिए कि लो क्लास जो क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए भी अभी एक वो मशीन भी लेना एक एस्पिरेशन है। हाँ, नहीं, ट्रू। अच्छा, अब जो बड़ा दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट, किचन अप्लायंसेस, वो सैंडविच मेकर, वो टोस्टर्स, केटल्स, इंडक्शन कुकटॉप्स, ना जाने क्या क्या, होम अप्लायंसेस में आयरन्स, हीटर्स, कूलर, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, ये सब बेसिक आइडिया था कि उस सिंगर का जाना माना ब्रांड नेम, अब इसको और एक्सप्लोर करा जाए, बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में उस ब्रांड को बनाया जाए। और ये आप खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में उतरो या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, अपना लेबल करके बेचते हैं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन आगे प्लान्स हमारे सब शायद बनेंगे इसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। लेकिन हमारी जो एक ये बताना चाहूंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है अंडर ओवर सुपरविजन होती है, क्लोज सुपरविजन। हमारी क्वालिटी टीम वहां बैठती है, वो चेक करती है फ्लोर ऑफ द फ्लोर। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी हमारे पास 24 कैटेगरीज हैं। आपने बड़ी रेंज दिखा दी आपने, और जो सच है। लेकिन हमारी जो फ्यूचर प्लान्स ये रहेगी कि हम इसको 5-6 कैटेगरीज को या 7 कैटेगरीज को चुनेंगे इसमें से, जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और उनमें फोकस करेंगे ज्यादा। बिकॉज उसमें फिर हमारी जो, अगर सिंगर को कंपटीशन में रहना है इन विद ऑल बिग ब्रांड्स, तो उसमें प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी निश होना चाहिए, विच प्रोडक्ट होने चाहिए, वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए। और सर्विस तो हमारे ऑलरेडी आफ्टर सेल सर्विस इसके लिए जो जरूरी है, वो ऑलरेडी पैन इंडिया हमारा सर्विस नेटवर्क है, और उसको इम्प्रूव करेंगे सो दैट वी कैन गिव ए कंपैरेटिव सर्विस। एंड ब्रांड जो है, ब्रांड को देखिए, ब्रांड जो है हमारा सिंगर ब्रांड इज ए वेरी हाउस होल्ड ब्रांड। बिल्कुल सही। और आप पता नहीं आज की जनरेशन कितना रेलेवेंट, लेकिन मुझे तो अपने टाइम पे हम सबको याद आया था जब वो लार्ज ट्रांजैक्शन की बात आई थी, तो सिंगर, वो मशीन सब याद आने लगी थी। अच्छा, जाते जाते ये जो आपके नए एवेन्यूज खुले हैं, ये होम अप्लायंसेस, ये किचन अप्लायंसेस, किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन है? प्लस FY21 में 415 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज, 20 करोड़ रुपए का EBITDA, क्या प्रोजेक्शंस लेके आप चल रहे हो राजीव सर आगे के लिए? देखिए, हमारी EBITDA लेवल अभी बहुत कम है। हमारे बहुत 3% भी ऑलमोस्ट में 3% से घूम रहे हैं, 3 to 4%। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हमारे जब हमने अप्लायंसेस में डाइवर्सिफाई किया, तो उसके लिए जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो हाई हैं एज कम्पेयर टू स्विंग मशीन्स। तो बिकॉज हमने कंप्रोमाइज नहीं किया कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम आफ्टर सेल सर्विस में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। अभी हमारा जो ग्रोथ रेट था, आप देखिए, हम 150 करोड़ पे पहुंच गए थे अप्लायंसेस में विदाउट एनी मच एडवर्टाइजिंग। बिकॉज अभी भी हमारे जैसे सिंगर, आप जैसे आपने बोला, और काफी इंडियन की जो पॉपुलेशन है, वो जब सिंगर का नाम सोचती है तो वो स्विंग मशीन नाम दिमाग में आता है। अप्लायंसेस का उनको पता ही नहीं है कि अप्लायंसेस हमारे हैं। तब भी हमने 150 करोड़ रुपए पहुंचा दिया, बिकॉज स्टिल सिंगर इज अ वेरी गुड ब्रांड एंड सिंगर हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत पोटेंशियल है सिंगर में। हमारा जो मानना है कि सिंगर, अगर हम एडवर्टाइज करेंगे, सिंगर को मार्केटिंग और अच्छी करेंगे, तो चलिए, तो हम अब तो हम बहुत क्लोजली वॉच आउट भी करेंगे सर। राजीव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब आप कॉन्स्टेंटली जब भी कुछ अपडेट्स आएंगे, राजीव सर के पास हम लोग जाते रहा करेंगे, बातचीत करते रहा करेंगे।
अब लाइए सवाल आज का स्क्रीन्स पर। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप मामला हो गया। बताओ। मैं बहुत ही टेक्निकल नहीं, बहुत इजी है। इजी है। सुपर वासुकी ट्रेन के वो जो लंबी 295 डब्बों की गुड्स ट्रेन थी जो 6 इंजन प्रोपेल कर रहे थे, वो इमेज नहीं लेकर आएंगे क्या? दिखाएंगे नहीं वीडियो क्या? वो 6 इंजन के बीच में तालमेल कैसे बैठता है? क्या सब ड्राइवर को कान मिला था 50 कर लो तो सब धीरे धीरे 50 कर लेते एक साथ? ऐसा होता है क्या? आपने पढ़ गया है क्या कुछ? मैंने तो सवाल पूछा था, जवाब आपको देने से। सवाल मेरा वीरू पढ़ गया। वीरू को जवाब ढूंढने क्या? नहीं, आज आशीष आप जवाब ढूंढ, लेकिन आज आप। ये पता था बॉल मेरे कोर्ट पे आएगी क्योंकि हम सब गणित वाले, फाइनेंस वाले लोग, अकाउंट्स वाले लोग, जर्नलिस्ट लोग, अभी टेक्निकल जवाब कैसे ढूंढे? तो इसके लिए एक आसान तरीका, अरे आप स्क्रीन देखो सामने। ये जो सुपर वासुकी ट्रेन है ना, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कॉरिडोर में इसकी टेस्टिंग हुई थी या चली थी जो है ना। हमने उन्हीं के सीपीआरओ साहब को बुला लिया है। वाह। साकेत रंजन साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। साकेत सर, हम सब एकदम वो क्या है, एकदम नेव से हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है, आप थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ। ये जो 6 अलग अलग जगह इंजन लगे थे सुपर वासुकी में, ये एक साथ स्पीड कैसे बढ़ा रहे थे? क्योंकि अलग अलग स्पीड होगी तो ट्रेन तो स्नैप कर जाएगी। ये कैसे एक साथ समन्वय बिठाते हो आप लोग, तालमेल बिठाते हो? एक्चुअली ये एक सिस्टम होता है, लॉन्ग हॉल ट्रेन हम जब भी चलाते हैं तो उसमें सिंक्रोनाइज करते हैं सारे जो हमारे इंजन होते हैं उनको। ये हम वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको सिंक्रोनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड DPWCS सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। इसके तहत जितने हमारे इंजन होते हैं सबको लीड इंजन जो होता है, सबसे जो फ्रंट इंजन होता है जिसको कि क्रू डील करता है, उसे सिंक्रोनाइज सबको करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो जो कमांड हमारा लीड ड्राइवर देता है, जो क्रू रहता है उसमें सबसे फ्रंट में, वही कमांड अपने आप दूसरे क्रू के पास भी चला जाता है, दूसरे इंजन में भी चला जाता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, हमारे लिए नई है, तो हम उसमें क्रू रखते हैं, लेकिन बहुत ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी DPWCS का है उसमें और किसी इंजन में ड्राइवर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा वो अपने आप कमांड ले लेता है। और चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहाँ टेक्निकल, ये आपने बहुत इजी समझा दिया। तो सारे इंजन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं लीड इंजन के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो जो पहला मेन पायलट कुछ भी मूव कर रहा है, सारे इंजन अपने आप सिंक्रोनाइज उसके साथ एक साथ प्रोपेल करेंगे। यस, मैं शो में आने से पहले मैंने अपने इंजीनियर दोस्त से बात ही करी थी, उसने भी यही बताया। और मेरे पढ़ने गया था तो बड़ा टफ हो रहा था ये टेक्निकल, इतना ज्यादा घुस गए थे लोग। अरे ये बड़ा आसान हो गया, अब समझ में आ गया एकदम क्लियर कि गौरव आज से पहले पता था क्या आपको? मुझे बचपन में इंजन तो बहुत फैसिनेट करते थे, मन करता था एक बार इंजन के अंदर बैठे ट्रैवल करें। गौरव फैसिनेट करते थे क्या बचपन में? कभी पता था एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं? जी मेरा तो बचपन में सिंक्रोनाइज साथ में हुआ नहीं, टक्कर ही होती थी खेलने के समय, लेकिन नया कुछ सीखने मिला, पता नहीं था मुझे भी कि सिंक्रोनाइज वगैरह होता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। दिक्कत ये कि हम सब सीख जब रहे हैं जब उम्र निकल गई UPSC का इम्तिहान सब सीखे चले जा रहे हैं। लेकिन साकेत सर थैंक यू सो मच, बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दिया। वीरू, कल का सवाल है क्या? जी हम आजकल ट्रेनों में और जहाज़ों में मशरूफ हैं हम, और आपने कल ट्रेन की बात की, मैं फिर जहाज़ की बात करता हूँ यहाँ पे आज। और आज का जवाब जुटाने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रश्न है कि भारतीय सेना में, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, इतिहास में एक ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट रहा है जो कैपेबल था एक वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए? आशीष, मेरा प्रश्न है आज ये। आशीष, इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट वर्टिकल लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता रखता है? चलिए, विजुअली भी अच्छा रहेगा। कल इसका जवाब ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। गौरव, विकास, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आप भी हमें थैंक कर सकते हैं जीके बढ़ाने के लिए सबकी। थैंक यू, बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए। नीरज जी, ओवर टू यू भाई। नहीं, बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और इसी बहाने थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, एक्चुअली पढ़ाई करने में मजा आता है, घुसते चले जाते हो हिस्ट्री में। नहीं, मैं तो सोचता हूँ एक्सपर्ट कौन है जिससे अपनी दोस्ती हो, उसको फोन करो और उससे समझो रादर पढ़ने के, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। हाँ, लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया, और मार्केट भी बढ़िया है। बैंक निफ्टी पूरा ग्रीन में, मिड कैप भी ग्रीन में, और निफ्टी भी आ ही जाएगा, कहाँ तक बेचारा नीचे रहेगा। तो बाजार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इसी के लिए है ट्रेडर्स हॉटलाइन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
है।